मुल्क भर में गैर यकीनी की कैफियत। पंजाब के बाद आर्म्ड फोर्सेस के जेर इंतजाम तालीमी इदारे भी बंद। सर्दी बढ़ रही है या दहशतगर्दी का खतरा है, हुकूमत सामने आए और अवाम को एतमाद में ले। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद भी होश नहीं आया। सिंध में तालीमी इदारों का सिक्योरिटी प्लान, दहशतगर्दी के तमाम तर खदशात और खतरात के बावजूद फाइलों की नजर हो गया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की कराची आमद। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तवील इजलास की सदारत। कराची वालों की रोजमर्रा जिंदगी महफूज बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क भर में 1,25,000 घोस्ट अफराद मुस्तफीद होते रहे। बेनजीर के नाम पर भी गरीबों के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम से गरीबों का हिस्सा कैसे हड़प किया गया, कैसे अरबों रुपए लूट लिए गए, बताएंगे अंदर की और असल कहानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैब को वफाक तक महदूद करने का पहला मरहला उबूर कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में नैब का तरमीमी बिल मंजूर। पीपल्स पार्टी और नून लीग वफाक और सिंध के बाद अब सेनेट और कौमी असेंबली में आमने सामने आने वाले हैं। और बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूहात की कम होती हुई कीमतों की। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वालिदैन का हक है कि उन्हें पता हो कि उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो कहीं किसी खतरे में तो नहीं। हुकूमत का फर्ज है कि वो वालिदैन को, अवाम को इस हवाले से एतमाद में लें कि उनके बच्चे अगर स्कूल और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं है। इबहाम ना हो, कयासराइयां ना फैलें, इस किस्म के मैसेजेस ना गर्दिश कर रहे हो कि वालिदैन कंफ्यूज हो जाएं कि उनके बच्चे जब कल स्कूल जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो महफूज होंगे या नहीं, और वो ये फैसला करने में उन्हें मुश्किल हो रही हो कि उन्हें कल अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजना है या नहीं। जैसा कि इस सारे मामले पर कयासराइयां नहीं होनी चाहिए, इस सारे मामले पर पैनिक नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए, उसी तरीके से वालिदैन को एतमाद में भी लिया जाना चाहिए। प्रोग्राम में सबसे पहले इसी अहम मामले की बात करेंगे हम कि दहशतगर्दी के खदशात की वजह से मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। वफाकी वजारत दाखिला ने 26 जनवरी को तालीमी इदारों में मुमकिना दहशतगर्दी के खदशे पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया, जिसके बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बाद आर्म्ड फोर्सेस के जेर इंतजाम तालीमी इदारे भी 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए और मुख्तलिफ शहरों में अक्सर निजी तालीमी इदारे भी बंद करने के ऐलानात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, तमाम हुकूमतों की तरफ से, सूबाई और वफाकी हुकूमत की तरफ से इस बात को वाज़ेह नहीं किया गया, वालिदैन को या स्कूलों को एतमाद में नहीं लिया गया कि खतरा किस किस्म का है, और वालिदैन को पता हो अदम तहफ़्फ़ुज़ का इससे एहसास जन्म ले रहा है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी के अंदोनाक वाक़े के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए गए, लेकिन एक सूबा ऐसा भी है जिसने तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम पर गैर संजीदगी दिखाई। सिंध के महकमा तालीम ने आज नहीं, तकरीबन 1 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद फरवरी 2015 को, यानी कि अब से 11 माह पहले, सूबे भर के तालीमी इदारों का सिक्योरिटी प्लान तैयार करके महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट को भिजवाया, जिसमें तालीमी इदारों की जरूरत के मुताबिक 4 दीवारी की तामीर और दीगर सिक्योरिटी से जुड़े मंसूबे पेश किए गए, और ताकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे महफूज हो सके। और अगर आप समझ रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से सबक सीखते हुए बच्चों को महफूज करने के लिए इस सारे के सारे प्लान पर फौरी अमल हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। 1 साल होने को आ रहा है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक महकमा PND फाइल दबाकर बैठा हुआ है और महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर के तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों की मद में 7 अरब 63 करोड़ रुपए की लागत का सिक्योरिटी मुसव्विदा भेजा, लेकिन सिंध हुकूमत ने यह मंसूबा नजरअंदाज कर दिया, उस पर अमल नहीं किया। दहशतगर्दी के तमाम तर खदशात और खतरात के बावजूद यह मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। आज एक दफा फिर से तालीमी इदारों में दहशतगर्दी का खदशा है, लेकिन सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से तालीमी इदारे गैर महफूज ख्याल किए जा रहे हैं। मामला क्या है?
बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज राना जावेद से। राना जावेद, ये बताइएगा, ये क्या मामला है? सिक्योरिटी किया गया हो, मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा हो, एपीएस का वाकया हो गया हो, उसके बावजूद ये 7 अरब 63 करोड़ रुपए का प्लान ऐसे ही पड़ा रहे, क्या मामला है? जी बिल्कुल शाजिब साहब, ये मनसूबा जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था तो उसके बाद हुकूमत सिंध के महकमा तालीम ने अपने तौर पर नहीं बल्कि हसास इदारों की मदद से ये मनसूबा बनाया था और इसमें बाकायदा सरकारी तालीमी इदारों को हसास और इंतहाई हसास का दर्जा दिया गया था। जब ये मनसूबा बनाया गया तो महकमा तालीम सिंध ने 7 अरब 63 करोड़ का मनसूबा बनाकर ज़िलाई सतह पर यह बनाकर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अरसाल किया, जिसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दोबारा ये मनसूबा महकमा तालीम को वापस कर दिया कि ज़िला इंतज़ामिया की अप्रूवल लेकर आए, उसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। जिसके बाद फाइल दोबारा तमाम ज़िलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास गई और वहाँ से अप्रूवल के बाद दोबारा आई और फिर दोबारा ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जमा हुई फरवरी 2015 में। लेकिन ताहाल इस फाइल पर, इस मनसूबे पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोई अमल दरामद शुरू नहीं किया है, जबकि हुकूमत सिंध जब कोई ऐसा हमला या ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता है तो सियासी बयान तो बहुत देती है लेकिन उस पर अमल दरामद मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अब दोबारा जब चारसद्दा पर हमला हुआ है तो हुकूमत सिंध ने अपने तौर पर दोबारा एक थ्रेट्स और वार्निंग्स और जारी किए हैं और इक़दाम का ऐलान किया है। लेकिन ये मनसूबा जो कि 7 अरब 63 करोड़ रुपए का था, जिसमें कराची के लिए 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, वो ताहाल दोबारा फाइलों में दबा हुआ है। उस पर हुकूमत की कोई अमल दरामद फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आता। पूरे सिंध के लिए 7 अरब 63 करोड़ रुपए, सिर्फ कराची के लिए 83 करोड़ रुपए अमल ना होना, इस सूरत हाल में उस प्लान का, उस फाइल का सर्दखाने की नजर हो जाना बड़े अफसोस की बात है। मुल्क भर में अचानक तालीमी इदारों की बंदिश की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं तालीमी इदारे खुले हैं, कहीं बंद हैं और इस कैफियत की वजह से वालिदैन परेशान हैं। पहले पंजाब हुकूमत ने पीर की रात 12 बजे से पहले सर्दी बढ़ने की वजह बताकर स्कूल 31 जनवरी तक बंद करने का ऐलान किया और जाहिर है जब खबर इतनी देर से आए तो फिर और कयासराइयाँ होती हैं कि रात के इस पहर खबर देने की जरूरत क्यों पेश आई। फिर आज मुल्क भर में आर्म फोर्सेस के तहत चलने वाले तमाम तालीमी इदारे 3 दिन तक बंद करने का ऐलान सामने आया। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में निजी तालीमी इदारों को बंद करने के इतलात भी सामने आती रहीं और ये मामला क्या हो रहा है, इस हवाले से अभी तक किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। पंजाब हुकूमत ने तो स्कूल्स बंद करने की वजह सर्दी बताई, लेकिन असल वजह कुछ और है। जराए खबर दे रहे हैं कि 26 जनवरी को तालीमी इदारों पर हमलों के खदशे पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया और यही सिक्योरिटी अलर्ट स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे की वजह बना। लेकिन हुकूमत सामने नहीं आई और कल भी सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्कूलों की छुट्टियों का हमलों की इतला से कोई ताल्लुक नहीं। छुट्टियां शदीद सर्दी की वजह से ही दी गई हैं, बस महकमा तालीम की जानिब से छुट्टियों के ऐलान के वक्त का तायुन गलत हो गया, जिससे कयास आराइयां पैदा हो गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सूबाई हुकूमत साफ छुपती भी नहीं, सामने भी नहीं आई। अगर कोई खतरा है तो हुकूमत वालिदैन को इससे आगाह करे, एतमाद में ले। जैसा कि हम कह रहे हैं कि वालिदैन का हक है कि उन्हें पता हो कि उनके बच्चों के लिए कोई थ्रेट तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, और हुकूमत का फर्ज है कि वालिदैन को इस हवाले से बताए। ये बात काबिल फहम है कि हुकूमत अवाम में पैनिक नहीं फैलाना चाहती, पैनिक होनी भी नहीं चाहिए, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अवाम को अंधेरे में रखा जाए, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने ही नहीं, मुआशरे और अवाम ने भी लड़नी है। और ये जंग ऐसी है जिसमें जो दुश्मन है वो हमारे जमहूरियत के खिलाफ है, हमारे लाइफस्टाइल के खिलाफ है, हमारी तालीम के खिलाफ है, हमारे तालीमी इदारों के खिलाफ है, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले हमारे मुस्तकबिल के खिलाफ है और हमारे मुस्तकबिल को पढ़ाए जाने वाली तालीम और उसके सिलेबस के खिलाफ है। तो हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है, मगर इसमें कयास आराइयाँ फैलेंगी, अवाम में खदशे होंगे। तो दहशतगर्दी के खदशे के बाद मुख्तलिफ शहरों के तालीमी इदारों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा और अवाम को नहीं बताया जाएगा, तो जाहिर है फिर कयास आराइयाँ जन्म लेंगी। ना कि सिक्योरिटी इंतजाम पर बाज़ तालीमी इदारे सील भी कर दिए गए। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रेलवे कैंपस और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को किस सिक्योरिटी इंतजाम की बिना पर सील कर दिया गया। गुजरावाला में भी 2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सील कर दिए गए। इसके अलावा सरगोदा में मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट जरिए कॉलेज को सील कर दिया गया। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान को भी बंद रखने की सिफारिश की गई। इसके अलावा मुल्तान की बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास हुए और अहम फैसले किए गए। अहम बात यह है कि अगर वाकई
कोई संगीन खतरा है तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान क्यों नहीं उस तरह सामने आया जिस तरीके से पंजाब में सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी है, अगर इन दोनों सूबों में सिक्योरिटी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं तो हुकूमत बताए, अवाम को एतमाद में ले। सिक्योरिटी खदशात पर स्कूल बंद करना कोई नई और अनोखी बात नहीं है कि जिससे हुकूमत पर शदीद तनकीद हो जाएगी कि आप ये बताकर क्यों स्कूल बंद कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मामला है, क्योंकि मगरिब में भी ऐसा होता है। पेरिस में हमले के खदशे की वजह से तालीमी इदारे बंद किए गए। तालीमी इदारों की मुकम्मल सिक्योरिटी आसान टास्क नहीं होता, लेकिन हुकूमत को अवाम खास तौर पर वालिदैन को एतमाद में लेना होगा और उन्हें बताना होगा, बजाय इसके कि गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाए जो पूरे मुल्क में फैल रही है। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ न इख्तियार किए जाने की वजह से खौफ भी फैल रहा है, अंदेशे भी जन्म ले रहे हैं और मुल्क भर में मुमकिन दहशतगर्दी के खदशात पर ऐसे मैसेजेस भी गर्दिश कर रहे हैं मोबाइल्स पर, जिसकी वजह से कयास सराहियाँ भी फैलती हैं और हुकूमत के ना बताने के बावजूद, मीडिया पर ना डिस्कस करने के बावजूद पैनिक भी होता है। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये पैगाम देख सकते हैं जो मुख्तलिफ जरिए से हम तक भी पहुंचे। लोगों ने अपना कंसर्न शेयर किया, हमें कॉल्स भी आई कि कल हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को कोई खतरात तो नहीं है। इन पैगामात में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश हमला आवरों के दाखिल होने की इतलात के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खतरे से भी आगाह किया जा रहा है। महज पैगामात नहीं है जिनकी कोई अहमियत नहीं, और ये ऐसे पैगामात हैं जिनको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है और इस पर कोई, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है, इसको वो अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। मगर मसला ये है कि हुकूमत का रवैया मामले को पुरस्कार बना देता है, मशकूक भी बना देता है, जिसकी वजह से वालिदैन गैर यकीनी की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तो जो मैसेजेस उनके सामने आते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमसे भी रब्ता करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से भी रब्ता करते हैं कि इन मैसेजेस को, जिन्हें शायद वो आम हालात में संजीदा ना लेते, रूटीन का मामला समझते, अब संजीदा लें या इस पर बहुत ज़्यादा संजीदा होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खतरा है तो हुकूमत सामने आए और कौम को एतमाद मिले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत के ना बताने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि सर्दी की वजह से स्कूल बंद हुए हैं, एक गैर यकीनी की कैफियत बहरहाल पैदा हो गई है। और ये भी बहुत लाजमी है कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइन से, कतार से स्कूल खुले होते हैं। हुकूमत उन इलाकों में सिक्योरिटी इस तरीके से बढ़ा दे कि चेकिंग हो रही हो, चेक पोस्ट कायम हो, जिसकी वजह से भी आवाम के एतमाद में इजाफा हो कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर इंतजाम बाहर मौजूद है चेक पोस्ट का। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर स्कूलों को पेनलाइज किया गया, दूसरे ऐसे मकामात को पर पेनल्टियाँ लगाई गई कि आप इंतजाम अच्छे नहीं करते, तो सिंध में, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, कुछ हुई हैं और कुछ मजीद होनी चाहिए। अब बात करेंगे मुल्क में एक तरफ जहाँ सिक्योरिटी खदशात जन्म ले रहे हैं, दहशतगर्दी के खदशे की वजह से तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, वहीं आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ अचानक कराची पहुंचे और कोर हेडक्वार्टर्स में आला सतह के सिक्योरिटी इजलास की सदारत की। इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, DGMI लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और DG रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। 6 घंटे जारी रहने वाले इजलास में आर्मी चीफ को कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और इंटेलिजेंस की मालूमात पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर तफसील दी गई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कराची में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बेनकाब किया, दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर और राबते खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। कराची से दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, शहर को महफूज बनाएंगे, शहरियों के लिए पुरअमन और बेखौफ जिंदगी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ के इस दौरे और अहम बयान पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है कोई एक ऐसी मीटिंग नहीं थी जो सियासी और अस्करी क़यादत की कंबाइंड हो, वरना पहले से न्यूज़ आ जाती है, तो कोई खबर भी नहीं आई थी, ना मीडिया पर, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। आज इजलास हुआ और बड़ा हुआ, लंबा इजलास हुआ, 6 घंटे का हुआ। क्या आप समझते हैं इस इजलास के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से और इसके बाद जो बयान आया है उस हवाले से? शाहजेब, देखें, इंतहाई गैर मामूली इजलास था कई वजूहात की बिना। एक तो ये कि ये इजलास पहला इजलास था, इससे 1 हफ्ते पहले अगर आपको याद हो कि एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ था और उससे 1 दिन पहले कोर कमांडर और चीफ मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज के इजलास में ना इस ऑपरेशन के कप्तान मौजूद थे, ना वाइस कप्तान मौजूद थे, ना कोई भी सिविलियन इदारों के हुक्काम मौजूद थे। ये प्योरली जो है आर्मी की हाई कमांड का इजलास था। लेकिन इसका मौजू कराची ऑपरेशन था और कराची ऑपरेशन के मौजू होने का मतलब ये हुआ कि जो सूरत हाल इस वक्त सामने है और अब से अगले हफ्ते रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से सिंध को फैसला करना है कि वो अपने जो है अपनी समरी है उसके नोटिफिकेशन पे रेंजर्स को इख्तियारात देंगे या ये समरी विफाक को भेजेंगे। जो इत्तलात हैं
वो यही है कि विफाक से ये चीज़ आएगी। विफाक जो है वो सिंध से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, क्योंकि पिछली मरतबा विफाक ने उनका नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था। मगर मजहर अब्बास ये वो साहब, सूरत मजहर हाल है जो अब्बास साहब, सिंध में सिंध की हुकूमत ये तासुर देती है। हमारे शो में भी मुराद अली शाह साहब ये तासुर दे रहे थे कि हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है रेंजर्स के साथ, जिस तरीके से हमने इख्तियारात दिए हैं और सिंध असेंबली की करारदाद की रोशनी में दिए हैं, रेंजर्स को उस पर कोई एतराज नहीं। चौईसार साहब मसला खराब करते हैं, ये मुराद अली शाह साहब ने तासुर दिया। तो अब आपको लग रहा है कि आज का जो इजलास है ये उसको उस पैराहे में भी देखा जाए कि जी ये जो अब ये जो फरवरी आ रहा है, कुछ दिन बाद 10 दिन बाद ही तकरीबन ये एक्सटेंशन होनी है, इस मामले के में भी देखा जाए कोई अंदर का ऐसा मामला है जो आपको पता है, कोई ऐसी भी बात हुई? देखिए, जो रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। उन्होंने ये ज़रूर, ये जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, वो रेंजर्स के जो आला हुक्काम हैं उनका कहना है कि जी हमें प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर अगर कोई कंडीशंस लगाई जाएगी वो काबिल कबूल नहीं है। उन्हें वो कंडीशंस के तहत नहीं काम करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट की, क्योंकि वो कहते हैं ये हो नहीं सकती। तो आज के इजलास में बुनियादी तौर पे जो नई डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात हुई है। पिछले चंद दिनों में जो लोग पकड़े गए हैं, आपको याद है कि कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें वाज़े तौर पे, और आपने इस पर शो भी किया था, कि वाज़े तौर पे सियासी शख्सियात की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसको आप 230 अरब रुपए के उससे जोड़ दें। लियारी गैंग वॉर के हवाले से बहुत वाज़े तौर पे प्रेजेंटेशन दी गई है कि जी उनके लोग दोबारा एक्टिव हो गए हैं, फिशरीज में दोबारा आके उन जगहों पे कंट्रोल कर लिया है। और ये चीजें इसलिए की जा रही हैं कि उनकी इत्तलात के मुताबिक माजी में सिंध हुकूमत को वाज़े तौर पे निशानदेही की गई, अपार्टमेंट्स बताए गए कि इन अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं, जगहें बताई गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और उसके नतीजे में बहुत से लोग फरार हो गए। तो इस चीज को वादे तौर पे किया गया है कि जी अगर उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की गई तो हमारे बड़े जो कैच हैं वो एक मरतबा फिर हमसे मिस हो जाएंगे। इस सिलसिले में इम्कान इस चीज का है कि वफाकी हुकूमत इस चीज का नोटिस लेगी कि सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन पे नहीं, वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन पे ऑपरेशन हो। बहुत शुक्रिया। मुजहर अब्बास साहब कह रहे थे कि आज के इजलास में मामला उठा है और ऐसा इतना सादा नहीं है जिस तरह मुराद अली शाह साहब कह रहे थे। बकौल मुजहर अब्बास साहब के अभी मामला रेंजर्स के इख्तियारात में जो अगला नोटिफिकेशन होना है वो मामला अभी तक बाकी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जिक्र होगा करप्शन की। बहुत ज़्यादा स्टोरीज हम करते रहे हैं और आपके जहन में शायद ये ख्याल आता हो कि एक वाहिद प्रोग्राम जिसमें शायद करप्शन ना हो, क्योंकि उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खुद नाम इस्तेमाल हुआ, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मगर ऐसा नहीं है, इस प्रोग्राम को भी नहीं बख्शा गया। 1,25,000 लोगों को, घोस्ट लोगों को पैसे दिए गए, अरबों रुपए की करप्शन आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आई तो उसने जुलाई 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद इन गरीब खानदानों को हर माह 1,000 रुपए देना था, जिससे उनके माहाना अखराजात का दबाव कम हो। वाज़ेह रहे कि ये 1,000 की रकम अब 1,500 रुपए हो चुकी है, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की खबरें आती रही हैं। न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की खबरें आती रही हैं, बल्कि 2011 में शुरू होने वाला वसीला हक प्रोग्राम भी इसी करप्शन की नजर हुआ, जिसके बाद FIA ने इसकी तहकीकात की और 2014 में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। 2014 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन और नून लीग के रहनुमा, जो माजी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, अनवर बेग साहब, उन्होंने इसकी तहकीकात करवाई, लेकिन यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रोग्राम के तहत एक अंदाजे के मुताबिक 16,425 अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया। इन 16,000 से ज्यादा अफराद में 2 अरब से ज्यादा की रकम तकसीम की गई और इनमें कई वो अफराद भी शामिल हैं जिनका रिकॉर्ड ना तो नादरा के पास है, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास। ये वो घोस्ट अफराद हैं जो कैश लेते रहे लेकिन उनका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं। वसीला हक प्रोग्राम बंद हो चुका है, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब भी जारी है और पिछले 3 सालों में इसमें तकरीबन 1,25,000 ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया जिनका वजूद फूक है। अब जो दस्तावेजात हमारे सामने आई हैं उनके मुताबिक पिछले 3 सालों में 1,25,000 से ज्यादा जाली लोगों को तकरीबन 3 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई। जिन जाली लोगों ने इससे फायदा हासिल किया उनमें 45% सिंध से हैं। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से इंक्वायरी करवाई तो यह बात सामने आई कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए था, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में 1,25,714 अफराद ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो घोस्ट हैं। पिछले 3 सालों में 3.3 अरब रुपए ऐसे जाली लोगों को दिए गए जो या तो अहल नहीं थे या वो घोस्ट थे, वजूद नहीं रखते थे।
जो दस्तावेजात हमारे पास हैं उनके मुताबिक सिंध में 55,772 यानी 44% घोस्ट अफराद हैं, वजूद नहीं है इनका। पंजाब में 43,680 यानी 34% खैबर पख्तूनख्वा से 13,719 और बलूचिस्तान से 6,675 और फाटा से 2,631, आजाद जम्मू कश्मीर से भी 1,881, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से 1,050, जबकि इस्लामाबाद से 314 ऐसे लोगों की तफसीलात सामने आई हैं जो घोस्ट हैं। जबकि हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया से जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा और इस पर बात की तस्दीक की कि नादरा की मदद से जब तस्दीक का अमल किया गया तो 1,25,000 से जायद अफराद ऐसे सामने आए जो मशकूक थे, जिसके बाद उनके अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद जो लोग इस पूरे अमल में मुलविस रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ किया गया, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ मजीद मालूमात इस अहम केस के हवाले से आपके सामने रखेंगे। जाहिद, क्या आपने जब इस हवाले से तहकीकात की हैं, अनवर बेग साहब थे, उन्होंने ये छोड़ दिया क्योंकि उनके मामले में तहकीकात कराई गई थी उनके ज़माने में, फिर किस तरह मामला आगे बढ़ी, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार रहा, क्या हुआ? शाहजेब, जो ये सारा मामला चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे थे उस वक्त के नैब के उस वक्त के BISP के चेयरमैन जनाब अनवर बेग, वो ये इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहे थे कि कितने घोस्ट बेनिफिशरी हैं BISP में, चाहे वो वसीला हक प्रोग्राम के हों या दूसरे सिस्टम के तहत। जब वो ये सारा इस्लामाबाद के हवाले से उसने FIA को इंगेज किया था, FIA ने 53 केसेस की इन्वेस्टिगेशन की थी, तो उसमें से 9 बेनिफिशरी को उन्होंने घोस्ट डिक्लेयर किया था और साथ साथ जब दूसरे जो उनके प्रोग्राम है वो उसको भी इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहे थे। लेकिन विद इन ब्यूरोक्रेसी ये हमें बताया जाता है कि विद इन ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का उनको सामना था। वो ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती थी कि ये सारा सिस्टम जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। उसकी रीज़न कुछ फाइनेंस के ज़राए हमें बताते हैं कि शायद ऐसा था, उस इन्वेस्टिगेशन को इसलिए रोक दिया गया था कि इंटरनेशनल फंडिंग जो इस प्रोग्राम की होती है वर्ल्ड बैंक से, IMF से या दूसरे इदारों से, अगर ये इन्वेस्टिगेशन बाद में सामने आ जाती है और 1,25,714 जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं जो कि BISP ने खुद कंफर्म किया है, तो इससे फंडिंग स्टॉप होने का खतरा था और इसी वजह से, इसी रेजिस्टेंस की वजह से अनवर बेग ने रिजाइन कर दिया था। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब कह रहे हैं कि ये वजह बनी जिसकी वजह से अनवर बेग साहब को रिजाइन करना पड़ा। अनवर बेग साहब ने ये सारा मामला शुरू किया था, उन्होंने तहकीकात की थी और फिर वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन थे और रिजाइन कर गए। ऐसा क्यों हुआ? अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप चेयरमैन थे, आपने FIA से रब्ता किया, आपने तहकीकात का आगाज किया, बाद में आप ही को अलहदा होना पड़ा, तहकीकात आगे नहीं बढ़ी, क्या मामला हो? ये देखिए जी, मैंने तो पर्सनली जाके हैंड ओवर किया था चेयरमैन नैब को, कमर जमान साहब को, और आई एम श्योर जो मुझे ये इतलात हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं क्यों अलहदा हुआ, उसकी वजह ये थी कि जो सेक्रेटरीज पोस्ट होते थे मेरे पास, वो अनफॉर्चुनेटली दे वर अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सम क्वार्टर नॉट टू कोऑपरेट विथ मी। और आपको पता है हर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी जो होता है वो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, और मैं पूरा 1 साल रहा हूं और उसके अंदर 10 महीने में I had to change 3 secretaries. 3 सेक्रेटरीज मैंने 10 महीने में चेंज करवाए एंड प्राइम मिनिस्टर वाज काइंड इनफ टू चेंज देम बिकॉज उनकी रिपोर्ट्स मैं सही नहीं देता था क्योंकि ये कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। और आखिरी 2 महीने आई वाज विदाउट अ सेक्रेटरी, और जब उन्होंने सेक्रेटरी पोस्ट किया उसी आदमी को पोस्ट किया जो मैं समझता था सबसे नाहिल आदमी था। तो मैं ये समझता था कि ये गालिबन एक डिजाइन है टू थ्रो मी आउट। सो आई डिसाइडेड कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला एंड ही वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। अनवर बेग साहब, he would have been kind enough कि वो रेजिग्नेशन आपका ना एक्सेप्ट करते बल्कि उन सर्टेन क्वार्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते। कौन से इतने ताकतवर क्वार्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और वो सेक्रेटरी जो नाअहल आपने कहा था उसे वापस लगा दिया? अब इस बात को रहने दें, कौन से क्वार्टर्स थे वो क्वार्टर्स छोड़ दें। अब तो इस बात को भी अब 1 साल हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अलाउड टू वर्क, दैट्स द बॉटम लाइन। मतलब आपको, आप कह रहे हैं आपको इजाजत नहीं दी गई सही तरीके से काम करने के लिए सर्टेन क्वार्टर्स की वजह से। क्या ये भी मामला है कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व होती है, दूसरे मुल्कों से पैसा आता है, अगर ये बात खुलती फ्रॉड का मामला होता, वो फंडिंग चली जाती, जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी रेजिस्ट किया, ये सारा का सारा मामला हुआ? नहीं,
नहीं मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसी ने नहीं कहा कि आप नैब को ना भेजें, नहीं, नोबडी मेड दैट हर्डल। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा बंगलिंग थी कि आई वाज फोर्स्ड टू सेंड, ऑल्दो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि दफ़ा करें, ना भेजें, ना करें आप, ये कोई सेंस नहीं है। आई सेड नो, आई मीन इट्स माई ड्यूटी एंड आई एम ओब्लाइज्ड टू द प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज अपॉइंटेड मी ऑन दिस स्लॉट। मगर अनवर बेग साहब देखें, अवाम का पैसा गया है और इस अवाम का हक है कि आप उसे बताइए कि वजीर आजम को आपसे मसला नहीं, आप कह रहे हैं वजारत खजाना को भी आपसे मसला नहीं। ऐसे कौन से क्वार्टर्स पैदा हो गए हैं जो इतने इन्फ्लुएंशियल, इतने ताकतवर थे कि आपको जाना पड़ा, जब एक ताकतवर वजीर को और सबसे ताकतवर वजीर आजम को आपसे कोई इशू नहीं था? बहरहाल अब मैं, अब छोड़ें शाहजेब साहब, इसको क्या मैं आपको बताऊं। बहरहाल आई मीन आई वाज नॉट अलाउड टू वर्क। आप अंदाजा करें कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर 10 महीने में 3 सेक्रेटरीज चेंज हो तो वो बंदा क्या करेगा, यानी फाइल मूव ही नहीं करते थे। वैसे मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही। कुछ चीजें होती हैं जो आप कहें, गेस्ट कहता है और एंकर को समझ में आ जाती हैं, बेशक अवाम को ना आ रही हो, मगर मुझे नहीं समझ में आ रही है वाली बात कि कौन से पावरफुल क्वार्टर्स हैं जो आपको नहीं काम करने दे रहे थे। सर कैसे छोड़ दूं, ये बताइए, अवाम के सामने रखिए इस मामले को। बहरहाल it's a difficult question for me to answer. I was not allowed to work. आप समझदार हैं, आप समझ जाएं कि कौन से क्वार्टर्स थे। मतलब मुझे वाकई नहीं समझ में आ रही, मैं आपसे फिर कह रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रही। वो जो सर्टेन क्वार्टर्स हैं उनका आपने प्राइम मिनिस्टर को बताया वजीर आजम को इस्तीफा देते हुए? मैंने प्राइम मिनिस्टर को हर चीज अप्राइज कर दिया था। Yes, I did apprise the Prime Minister. आपने वजीर आजम को बताया कि इतने पावरफुल क्वार्टर्स हैं, उसके बाद आपने रिजाइन किया, वजीर आजम ने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, क्या रिएक्शन था वजीर आजम का? प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि आप PIDC में चेयरमैन जाके लग जाएं फॉर द टाइम बीइंग। आई मीन उन्होंने बड़ी तारीफ की कि भाई आई नीड समबडी लाइक यू। तो मैंने कहा सर वो तो PIDC अनफॉर्चुनेटली इज अ ग्रेवयार्ड, आई मीन आई डोंट वांट टू गो देयर, आई विल जस्ट वेस्ट माय टाइम। आप मुझे उस जगह लगाएं जहां कोई प्रोडक्टिविटी हो, पार्टी को मैं कुछ दे सकूं, कुछ मुल्क को दे सकूं। हमने मुल्क से बहुत कुछ लिया है। अनवर बेग साहब, जबरदस्त, वजीर आजम साहब ने आप ही की तारीफ की, आपके कंसर्न को भी समझा और उसके बाद आपसे कहा चलें फिर मैं आपको PIDC में लगा देता हूं। मतलब आपका कंसर्न नहीं एड्रेस किया उन लोगों के खिलाफ, आपसे कहा कि ठीक है आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं और आपको PIDC में लगा देता हूं। नहीं, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या था आई डोंट नो, बट आई हैड अप्राइज्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज काइंड टू बी, ही मेट मी, सब कुछ पूरी बातें उन्होंने सोची समझी। बहरहाल फाइनली आई हैड नो चॉइस बट टू रिजाइन। अनवर बेग साहब बहुत शुक्रिया। अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्स चेयरमैन हैं BISP के, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। ये जो बात उन्होंने की है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एक सवाल पैदा होता है, आप पर इल्ज़ाम लगते हैं मुकमुके के, आप पर इल्ज़ाम लगते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई में सीरियस नहीं हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साबिक चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई कर रहा था, मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि इतने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स हैं जो मुझे कार्रवाई नहीं करने दे रहे, अपना काम नहीं करने दे रहे, तो वज़ीर आज़म ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल किया और मुझसे कहा कि मैं आपको PIDC में लगा देता हूँ। ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ सामने आए कि ये हो कैसे सकता है। इस मुल्क में ये मामला सामने आया है और हुकूमत दावेदार है कि हमने करप्शन कम की है, करप्शन का परसेप्शन कम किया है, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से उनके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि जब मैं करने लगा तो वज़ीर आज़म ने मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया और अरबों रुपए की करप्शन का मामला, 1,25,000 घोष लोगों को ये सारा दिया गया है। समझ से बाहर है जो अनवर बेग साहब की तरफ से रिएक्शन दिया जा रहा था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद एक और मामला हुआ है सेनेट से, और सेनेट की इस कमेटी से पीपल्स पार्टी इस मामले को अप्रूव कराने में, आगे ले जाने में कामयाब हो गई है कि नैब सूबों में कार्रवाई ना करे। अगर इसमें कामयाब हो गई, आगे पीपल्स पार्टी क्या करेगी, जरा बात करेंगे इस हवाले से ब्रेक के बाद। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जरिए कार्रवाई नहीं करती, करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करती, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में कायमा कमेटी में ये बिल मंजूर कराना चाहती है, तरमीम कराना चाहती है नैब के ऑर्डिनेंस में, जिसके तहत नैब सूबों में कार्रवाई ना कर सके। पीपल्स पार्टी को वैसे भी शिकायत है कि FIA और नैब क्यों सूबा सिंध में कार्रवाई करते हैं, क्यों दफातर पर छापे मारते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अब सेनेट की कायमा कमेटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पास कराने में कामयाब हो गई है, लेकिन अब यह बिल सेनेट में पेश होगा, जहां पीपल्स पार्टी की पोजीशन नून लीग से बेहतर है, 1 सीट से बेहतर है। 26 सीटें हैं नून लीग की, 27 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की। क्या
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में दूसरे इत्तेहादियों को मिलाकर कामयाब हो जाएगी। यहां कामयाब हो गई तो क्या नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी, जिसके तहत नैब को यह इख्तियार नहीं होगा कि वो वफाक से हटकर सूबों में भी कार्रवाई कर सके। ये क्या मामला है, और इस कमेटी में एतजाज असद साहब भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई सूबों में नैब ना करे, जबकि सिंध में हुकूमत होते हुए सिंध में कोई कार्रवाई उसके दूसरे डिपार्टमेंट भी नहीं करते। एतजाज असद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, आप भी हिस्सा थे इसका और आप भी चाहते हैं कि नैब के ये इख्तियारात महदूद किए जाएं। आप तो खुद बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की, यहाँ होने वाली करप्शन की, और आप भी नैब के इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं, ये जानते हुए कि सिंध में दूसरे इदारे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते करप्शन के खिलाफ। पहली तो बात यह है शाहजेब कि जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पंजाब में इससे ज्यादा है। पहली बात ये कर लें, फिर मैं आता हूं नैब के कानून पे भी। पंजाब में इससे बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा जो ठेके दिए जा रहे हैं, बगैर टेंडर्स के मेट्रो बसेस बन रही हैं, LNG के ठेके दिए जा रहे हैं। कायदे-आज़म सोलर पावर प्लांट जो लगा है, जिसमें 1900 मेगावाट बिजली पैदा करने की बजाय 12 मेगावाट पैदा कर रहा है। ये सब चीजें सिर्फ आप ये देखें कि सिंध पे मीडिया भी कुछ ज्यादा ही तवज्जो करता है। और सब ये मीडिया के हवाले से शिकायत पीपल्स पार्टी की हमेशा से रही है, मगर आपको याद होगा उस जमाने में भी मीडिया की बात की जाती थी, मगर अदालतों में केस होते थे। वहां उस वक्त के सर्विंग मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब अदालत में गए, सू मोटो लिए जाते थे आपके दोस्त, या कह लीजिए माजी के दोस्त इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से। उस वक्त तो बहुत ज्यादा अदालतों का भी मामला था, सिर्फ मीडिया का नहीं था जो आप कह रहे हैं। बैठ जाए कोई चीफ जस्टिस और जिद लगा ले नवाज शरीफ के, तो नंदीपुर पे सुओ मोटो ना हुआ हो, LNG का कॉन्ट्रैक्ट सारा सुप्रीम कोर्ट में ना खुल रहा हो, अनरेवल हो रहा हो, कायदे-आज़म सोलर वाला सिर्फ वो सारा ना हो रहा हो, ये डेंगू मच्छर और स्वाइन फ्लू पे भी सुओ मोटो लिया जा रहा होता, तो मैं देखता इनकी अथॉरिटी किस तरह बाकी रहती। ये मेट्रो बस भी सुओ मोटो इस पे भी हुआ होता कि इसकी लागत क्या आई है, और कितनी ज्यादा लागत से ये बनी है कि टैक्स पेयर्स बनी है। ऑरेंज ट्रेन पे सुप्रीम कोर्ट खींच रहा होता अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कीना परवरी के साथ बैठा होता, जिस तरह की कीना परवरी उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के साथ की। मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बहुत मुख्तलिफ है, ये अदालतें बहुत मुख्तलिफ हैं, ये रीजनेबल रैशनल अदालतें हैं, वो आप उस दौर को मिला ही नहीं सकते। ऐसा सब अब कभी आप अदालतों पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं माजी की, कभी मीडिया का कह रहे हैं, और आज जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कहती है रेंजर्स ये ना करे, रेंजर्स वो ना करे। शायद बहुत सारी जगहों पर इख्तियारात से तजावुज हो रहा होगा, मगर क्या पीपल्स पार्टी में कोई खामी नहीं है? दूसरे ही कोई ना, कभी मीडिया, कभी जुडिशरी, कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के पीछे लगी होती है। नहीं, पीपल्स पार्टी में बहुत खामियां हैं और हम उनकी इस्लाह के हक में हैं। मेरा तो सिंध गवर्नमेंट के बाद आप बारे में आप खुद बता रहे हैं कि बहुत व्यूज जो मेरे खुल के और पब्लिक व्यूज हैं, कोई मैं अपने जाती तौर पे नहीं रखता, मेरे व्यूज हैं, लेकिन इस वक्त का जो रेंजर्स ने जिस तरह का की इंटरफियरेंस की है इन गवर्नेंस, वो अगर की गई हो, शहबाज शरीफ बैठे हुए हो 90 शारा कायदे आजम पर और LDA पे रेड हो जाए, नकाब पोश रेंजर्स का, और फाइलें और कंप्यूटर उठा के ले जाए। मगर सिंध से जिस किस्म की खबरें आती हैं, आपको लगता है वैसी पंजाब से भी आ रही होती हैं? लैंड माफिया की खबरें, चाइना कटिंग की खबरें, पानी चोरी करके बेचने की खबरें, जहां जिस तरह कंटेनर से लोगों को वही पानी खरीदना पड़ता है जो उन तक आना चाहिए। पंजाब में मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। और जिस किस्म की करप्शन की खबरें सिंध से आ रही होती हैं, 8000 लोगों के मारे जाने की खबरें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कुछ ना करने की खबरें, उसके बाद अगर पंजाब में ये होता, अगर ये सब हो रहा होता, तो शोर मचा पाते शहबाज शरीफ साहब और उन्हें मीडिया की सपोर्ट मिलती है आपके ख्याल में? पंजाब में आप बात करते हो चाइना कटिंग की, जिस किस्म की वारदातें हुई हैं पंजाब में, जिस तरह ये क्या रायविंड फार्म और सारी जमीनें बनी हैं,
जिस तरह के रिकॉर्ड जलाए गए हैं इनकी हुकूमतों में, लैंड रिकॉर्ड सारे जला दिए गए हैं, इन पे तफ्तीश क्यों नहीं होती? इन पे होनी चाहिए। ये होगी तो बातें निकलेंगी। ये यूं ही कह देना कि जी चाइना कटिंग जरूर है, कराची में आज से नहीं है, बहुत अरसे से है, और सिंध गवर्नमेंट को उसको रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था। बिल्कुल उनके जिम्मेदारों को, चाहे वो अगर सिंध गवर्नमेंट में है या किसी में, उनको कटहरे में होना चाहिए। बिल्कुल लैंड माफिया को होना चाहिए। पर लैंड माफिया जो नून लीग की है और पंजाब में है, उसकी भी तो तबाहकारियां और उसके मजालिम भी बेइंतहा है। साहब इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस हद तक होनी चाहिए कि एक सर्विंग मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल करता है। राना मशहूर साहब की वीडियो भी आवाम ने देखी है, मगर शहबाज शरीफ साहब की इतनी जिद है कि ना उन्हें बरतरफ करते हैं, ना उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई होती है जिस तरह दूसरे सूबों में हो रही है, ना वैसे केसेस सामने आते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि पंजाब में भी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आपका मुद्दा फिर सेनेट में यह क्यों नहीं था कि नैब जिस तरह सिंध में कार्रवाई करता है वैसी ही पंजाब में होगी? आप तो एक ऐसा बिल ला रहे हैं कि क्योंकि पंजाब में कार्रवाई नहीं करता इसलिए सिंध में भी ना किया करे। आप तो उल्टा पावर कर्टेल कर रहे हैं दूसरे सूबों से भी, बजाय इसके कि पंजाब के लिए पुश करते सेनेट में। मैंने कभी ये नहीं कहा, कभी मैंने डॉक्टर आसिम के भी केस पे भी कभी नहीं कहा कि एक दफा नहीं कहा कि करप्शन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी सूबे में भी किसी। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि अगर सिंध में हो रही है तो उससे ज्यादा जरूरत पंजाब में है। पंजाब में मगर जाहिर साहब आपने ये जो तरमीमी बिल है जिसको आपने वोट दिया है वो तो क्लियरली यही कहता है ना कि नैब का सूबों से इख्तियार खत्म किया जाए। ये बिल जो ये और क्या कहता है सर? ये तो एक रद्द अमल है, इसमें पास तो होना नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि कौमी असेंबली में हमारी अक्सरियत नहीं है। पर ये एक रद्द अमल के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि जी ये भी, इसको आप मसले को हाईलाइट समझें कि हाईलाइट कर रहे हैं आप। जरूरी है, सिंध में परेशानी है लोगों को और लोग समझते हैं कि पंजाब कोई और ही दूसरा ही हिस्सा है मुल्क का, कोई शहजादों की जमीन है, सरजमीन है, जहां ना ऑपरेशन कोई होता है, ना कोई करप्शन के लिए होता है, ना टेंडर होते हैं, ना सुओ मोटो होता है, कुछ होता ही नहीं है। और ब्लू आइड बेबीज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान वो चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जैसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना वर्जन दे रहे थे। कहते हैं ये तो एक सिंबॉलिक ही इसको समझा जाए क्योंकि इसे पास होना नहीं है, एक ये मामला है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद आम खबरों पर बात करें। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 11 साल की कम तरीन सतह यानी $30 पर आ गई हैं। सवाल पैदा हो रहा है पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तानियों को इसका क्या फायदा होगा। पाकिस्तान ऑयल का नेट इंपोर्टर है तो इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या फर्क पड़ता है जब सस्ती बिजली पैदा होती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के नंबर्स में कमी आती है, कितना इंडस्ट्री को फायदा होगा, कितना उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को फायदा होगा। और फिर आखिरी सवाल बार बार उठ रहा है कि जब ये प्राइसेस इतनी तेजी से कम हो रही हैं, ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन के नंबर्स में कमी आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे गया है, तो आवाम के लिए इस कीमत को कम क्यों नहीं किया जा रहा? ये इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है जो कि हुकूमत को इस सारी मद में मिलता है? मुआशी तजज़ियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। चाइना, इंडिया, वहाँ पर भी इनिशियली कीमतें कम हुई, फिर नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहा है कि कीमतें नहीं कम हो रही। ये पैसा जा कहाँ रहा है? टैक्स का मसला है, क्या मसला है? ये सारे मुल्कों में हुआ है, वो चाइना में भी हुआ है, ये इंडिया में भी हुआ है, ये पाकिस्तान में भी हुआ है। हाँ, अच्छी बात यह है कि वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा कम हुई है रिलेटिवली, लेकिन हमारे यहाँ भी डीजल की प्राइसेस कम हुई है। बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ क्योंकि टैक्सेस का इशू है, यहाँ पे ये पैसा जा रहा है। देखिए टैक्सेस, हमारे सेल्स टैक्स जो 60% से ज़्यादा जो है सेल्स टैक्स के थ्रू जो है वो पैसा कलेक्ट होता है अंडर टैक्स, ओवरऑल टैक्स। तो सेल्स टैक्स और ज़्यादातर कहाँ से हो रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंपोर्ट होता है, उस पर भी जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई गई हैं। और यहाँ पे जो है सेल्स टैक्स को कम नहीं किया जा रहा बल्कि बढ़ाया गया है। और जो डिक्लाइन था बीच में, जो 11 अरब की आप बात करें, एक तो 11 बिलियन डॉलर, मेरा नहीं ख्याल ये जो है वो अमाउंट जो है वो इसको मेरे ख्याल में रिविजिट करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन के 6 से 7 बिलियन डॉलर्स ऑन एवरेज पूरा अगर आप 1.5 साल के अरसे में लगाएं और ये भी जून एंड होगा तो तकरीबन को 6। देखिए आप सीधा सीधा बिल उठा के देख लें, इंपोर्ट बिल जो आपका ऑयल का वो 14 अरब डॉलर था, अब वो होने जा रहा है तकरीबन 8 अरब डॉलर। तो सीधा सीधा 6 अरब डॉलर का फर्क नजर आता है। हाँ, ये है कि टैक्सेस को कम नहीं किया जा रहा, तो वो जो जितना विंडफॉल है वो टैक्सेस में जो है एब्जॉर्ब हो रहा है और इवेंचुअली ये होगा कि आम आदमी जो है हम सब उसको पे कर रहे हैं। लेकिन अगर टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाए, सही तरीके से जो है उसे कलेक्ट किया जाए या उसे असेस किया जाए या उसे जो है टारगेट किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये जो विंडफॉल है
6 अरब डॉलर का, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में कमी की सूरत में, पेट्रोल प्राइसेस की कमी की सूरत में और डीजल प्राइसेस की कमी की सूरत में आपको नजर आएगा और आम आवाम को उसको फायदा होगा। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब्सिडीज हुकूमत की तरफ से बहुत दी गई हैं, टैक्सेस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिसकी वजह से आवाम को वो बराह रास्त फ़ायदा इन कीमतों का नहीं हो रहा। उस नंबर को भी रिजेक्ट कर रहे थे जो खान साहब की तरफ से कहा गया था कि 11 अरब डॉलर का फ़ायदा हुकूमत को हुआ है। कहते हैं 11 अरब डॉलर का नहीं हुआ, एवरेज निकाले तो 5 से 6 अरब डॉलर का वो फ़ायदा हुआ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अब आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।